फाउंडर क्या होता है इन्वेस्टर के? एक घोड़ा है। ये रेस में बंदा घोड़ा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा, या फिर इज ही गोइंग टू बी अ घोड़ा हु टर्न्स इनटू अ गधा ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टर वही गेज करता रहता है। भाई इंडिया में कैपिटल रेज इज सेलिब्रेटेड, कंपनी ने फंडिंग उठा लिया वो सेलिब्रेटेड है। 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, माय गॉड कैपिटल उठा ली। लेकिन वो 1000 करोड़ उठा के 2000 करोड़ का लॉस चल रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। कैन द फाउंडर स्टार्ट थिंकिंग टू ट्रीट इक्विटी लाइक डेट इन हिज माइंड एंड से ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसी और का है, मुझे धंधे के लिए यूज करना है, अपने बिजनेस क्लास के लिए नहीं यूज करना है, अपने प्राइवेट जेट के लिए नहीं यूज करना है, अपने BMW बाइक के लिए नहीं यूज करना है। When that starts happening, the ecosystem will just get better and better. इन्वेस्टर्स कैसे फंसा सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को? आज का स्टार्टअप है एक स्टार्टअप लॉयर के साथ, जो सिर्फ लॉयर ही नहीं, एक फाउंडर हैं जिनकी लॉ फर्म इस पे काम करती है कि स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए वो लाइफ इजी कैसे बनाए। तो आज के पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी ऐसी बात करी है जो हर एक फाउंडर, हर एक बिजनेसमैन को इंडिया में ध्यान रखना चाहिए। इंडिया में फाउंडर्स को पैसा कैसे मिलता है, स्टार्टअप से पैसे लगाए कैसे जाते हैं, कैसे VC स्टार्टअप्स को फंसाते हैं, या कैसे स्टार्टअप्स गलत तरीके से पैसा रेस कर लेते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी है। तो आज का एपिसोड सिर्फ उस हर एक इंसान के लिए नहीं है जिसको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, बट उन सब के लिए है जिनको जानना है कि इस कंट्री में इतना सारा पैसा कैसे कुछ कंपनीज को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, और उसमें सही प्रैक्टिसेस क्या है और गलत प्रैक्टिसेस क्या है। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, एंड बिफोर यू स्टार्ट द एपिसोड जाके राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपके सामने लाते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें कम समय में। एंजॉय द शो। मैंने बॉम्बे में जब अपना कहानी शुरू किया था ना भाई, मेरा बॉम्बे का कहानी था चंदनवाड़ी में। ओके चंदनवाड़ी जानता है? कभी गया है उस साइड में तू? सो चंदनवाड़ी, एंड आई स्पीक इन अ लॉट ऑफ फोरम्स। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने अपना जर्नी वहाँ से शुरू किया जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना जर्नी ख़त्म करते हैं। मतलब बिकॉज चंदनवाड़ी इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट क्रिमेटोरियल ग्राउंड इन द सिटी। तो मैं रहता था मरीन लाइन्स में एक छोटे से फर्म में जहाँ पे मुझे 7,000 रुपये का पगार से शुरू हुआ था। बॉम्बे का कहानी, उससे पहले मैं दिल्ली में काम करता था। तो जर्नी अगर मैं इनिशियली ले लूँ एकदम 20-23-22 साल पहले, दिल्ली में 1,500 रुपये से शुरू हुआ था। वहाँ से जाके मैं गुड़गांव गया, गुड़गांव में 3,000 या 4,000 रुपये का पगार था। हमेशा बॉम्बे आना था। मुंबई जब आया मैं, मुंबई में मेरे को सिर्फ एक मौका मिला, वो मौका मिला था उस टाइम पे मरीन लाइन्स में। पर किसी ने बोला नहीं था कि यार 6,000 रुपये का जब टैक्स टुक्स काट के हाथ में तुम्हारा 4,750 रुपये आएंगे। अब भाई साउथ बॉम्बे में तो चौल है नहीं। टैक्सी कटेगा 7,000 रुपये। अरे वो 10 TDS कुछ काटता था उस टाइम पे, तो जो भी वो काट कूट के हमें देते थे वो लोग, ठीक है। तो हाथ में तो आता था अराउंड 5,000 रुपीज़। अब 5,000 रुपये में साउथ बॉम्बे में भाई तुम चौल में पहुंच जाओगे। अब साउथ बॉम्बे में चौल नहीं है तो साउथ बॉम्बे में मरीन लाइन्स के ऑपोजिट में एक जगह है चंदनवाड़ी बोल के, उसके आगे एक जगह है पारसी खाना बोल के। तो वहाँ पे ना डॉर्मेट्रीज होते थे। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी लिविंग इन अ डॉर्मेट्री। जैसा ये तेरा सुंदर सा एक ब्यूटीफुल स्टूडियो है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले और ये समझ ले कि 24 लौंडे गद्दे डाल के नीचे सोते थे और बाजू से इस साइज के चूहे निकलते थे। तो वहाँ से जब तुम जाते हो और बनाते हो, और वहाँ का लाइफ का पहला लर्निंग और जुगाड़ वहाँ से शुरू हुआ था कि वो 24 लोगों के साथ एक इंडियन संडास हुआ करता था। लाइफ का पहला जुगाड़ था उसमें 24 नंबर में मत जाना भाई, लग जाएगी। सो फ्रॉम देयर यू स्टार्ट योर फर्स्ट लेवल ऑफ हसल, द फर्स्ट लेवल ऑफ जुगाड़। यू स्टार्ट लर्निंग कि भाई दिस इज द बॉटम ऑफ द बैरल मोमेंट, ये तुम्हारा लोएस्ट है। पर तुम जब व्हेन यू टेक अ ईगल्स व्यू जिसे कहते हैं ना, फिर तुम्हें लगता है कि वो बॉटम ऑफ द बैरल काफी सारे लोगों के लिए, शायद ज्यादा प्रतिशत लोगों के लिए कई गुना बेहतर सिचुएशन है। बिकॉज दे कम फ्रॉम फार लोअर सिचुएशन, दे आर स्लीपिंग हंग्री, यू आर नॉट स्लीपिंग हंग्री। आप भूखे नहीं सो रहे हो, आपके ऊपर छत है। तो वहां पे जब आप रिकैलिब्रेट करते हो, आपको लगता है कि बॉटम ऑफ द बैरल से एक ही डायरेक्शन है भाई, अप। एक अजीब व गरीब जानवर उस टाइम पे निकला था, उस जानवर का नाम था फाउंडर। ठीक है, वो आज भी फाउंडर दर बदर भटक रहा है। आज भी दर बदर भटक रहा है। तो मैंने बोला यार मैं खुद फाउंडर हूँ, खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, तो यार मुझे ना, मैंने देखा यार बेचारा जो चेक काटने वाला है, जो फंड है, जो इन्वेस्टर है, उसके पास तो 50 ऑप्शन है एडवाइजर्स का, वो बेचारा फाउंडर के पास ऑप्शन नहीं। क्या कोई इंडिया में बन सकता है ऐसा फर्म जो चीख चीख के बोले कि भाई वी आर फाउंडर फर्स्ट? एंड दैट वाज द सेकंड कॉन्ट्रेक्ट। तो फंड से काम नहीं करते? 20%, 80% इज फाउंडर्स।
You name the founder worth his salt, chances every third or fourth founder worth his or her salt will be our clients. And quite a few of them are very dear common friends of ours as well. So I took that bet. आज शार्क टैंक आप देख रहे हो, आज शार्क टैंक बहुत बड़ा बन गया है, पर काफ़ी सारे लोग जो उस स्टेचर पे है, आई नो देम जब वो शुरू किए थे, वहाँ से आज का जर्नी, आई बीन अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. तो मेरे लिए वो खुशकिस्मती थी. आई प्रीएम्प्टेड एंटरप्रेन्योरशिप. जो 7.5 साल पहले जब शुरू हो रहा था, सेलिब्रेट हो रहा था, आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम. एंड वो कॉल था भाई मेरा कि मैं फाउंडर्स के लिए ज़्यादा काम करूँगा, बिकॉज शायद वो दर्द मुझे ज़्यादा समझ में आता है, शायद वो जगदोजहद मुझे समझ में ज़्यादा आता है, शायद वो पेन कि भाई करंट अकाउंट में पैसे है नहीं और हम कल के रेट पे सैलरी देंगे, पता नहीं कहाँ से देंगे, वो जो टर्मोइल है वो मुझे ज़्यादा समझ में आता है. सो वहाँ से हमने शुरू किया भाई. एंड जब शुरू किए थे 4 लोग थे एक 450 स्क्वायर फुट ऑफिस में, और आज भाई हो गए अबाउट 80 पीपल, 80 लोग हो गए. 3 ऑफिस हो गया, और 450 वाला 7,000 स्क्वायर फुट हो गया बम्बई में, गुड़गांव में. सो बॉम्बे में अराउंड 40 ऑफ अस, गुड़गांव में 20 और बैंगलोर में 20. सो दैट्स हाउ इट्स ग्रोन एंड गॉड्स बीन काइंड. मतलब भगवान के भरोसे और भगवान के दया से फाउंडर्स ये बोलते हैं कि यार जब तुम्हें चाहिए एक फर्म जो फाउंडर के लिए खड़ा हो, गो टू वर्टिसेस. जब एक बंदा चाहिए जो फाउंडर के लिए गोली खा सकता है, गो टू विनायक. सो ऐसे हमने बना दिया और बन रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है. मान लो कि 2 फाउंडर्स हैं, दोनों के बिजनेसेस अभी एट दिस पॉइंट लॉस मेकिंग है. दोनों के स्टार्टअप्स में पैसे बनेंगे 5 साल बाद, ठीक है, और 5 साल तक चलाने के लिए दोनों को 100 करोड़ रुपए चाहिए. एक फाउंडर को पैसे मिलते हैं और दूसरे को नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंस होता है? आपको क्या लगता है कि जब बिजनेसेस दोनों ऑलमोस्ट मान लो सेम पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट मान लो 100 करोड़ देने के बाद ही पता चलेगा? क्योंकि देखो रियलिटी इज एज मच एज कोई कितना भी बोल दे, राइट, प्रेडिक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, आप बोल दो कि ये बहुत बड़ा टैम है, ये वो है, ये ऐसा है, इसकी टीम बढ़िया है, इंसान बढ़िया, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप. एट द एंड ऑफ द डे आपको बस अर्ली 3-4 साइंस पे आपका गट फीलिंग और डेटा के साथ आपको थोड़ा बैक करना पड़ेगा, इन अ होप कि मेरा वाला बेट दूसरे से बेटर चल जाए. दैट्स द रियलिटी, राइट, द पॉइंट. बिल्कुल सही है. तो अब जब दोनों की गारंटी नहीं है तो फिर क्या होता है? क्यों ऐसे हैं कि कुछ लोग ज़्यादा चल जाते हैं एंड क्यों है कि कुछ लोगों का नहीं मिल पाता? ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट मान लो दोनों के पास डिग्रीज नहीं है. बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन है. इसके 2-3 कारण हो सकता है मेरे हिसाब से. थोड़ा फिस में भी ग्रैन्युलर जाएंगे, है ना. एक, अपन सोचते हैं कि भाई जो बिजनेस है, बिजनेस भी टॉपिकल होता है इस स्टेज में. स्टार्टअप बिजनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट भाई टॉपिकल होता है, पुराने बिजनेस के हिसाब से नहीं होता. नाउ यू हैव द बेनिफिट ऑफ सीइंग ओल्ड स्कूल बिजनेस एंड न्यू एज बिजनेस, है ना. ओल्ड स्कूल बिजनेस क्या होता है कि भाई ये धंधा है, एक्चुअल धंधा है, यहाँ पे हम माल बेच रहे, पैसे आ रहे, हमें पता है प्रॉफिटेबल है. हाँ, वो मल्टीपल स्केल वो सब फलाना डिमकाने नहीं होने वाले, बट इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. दूसरा बिजनेस जो है, यू आर बिल्डिंग फॉर स्केल, फॉर रीचिंग समवेयर, फॉर अ सर्टन साइज, मार्केट साइज जो आपको करना है. तो वो टॉपिकल भी हो जाता है. टॉपिकल जब हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है भाई? टॉपिकल मतलब उस माहौल में, उस सिचुएशन में कौन सा चीज चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है. अब आप एग्जांपल ले लो कोविड. जब कोविड आके गया, व्हाई डिड एडटेक बिकम द फ्लेवर ऑफ द सीजन? बिकॉज सबको लगा उस टाइम पे कि भाई अब तो फिजिकल क्लासेस का कोई वैल्यू ही नहीं है, सब ऑनलाइन पढ़, अब सब ऑनलाइन होगा. तो वो फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गया. इसलिए आपने देखा इतने एडटेक कंपनीज आए, ताबड़तोड़ पैसे रेज हुए, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत कमाल की चीजें बनाए, बट दे बाउंस्ड ऑन द होल थॉट प्रोसेस कि यार इट इज टॉपिकल. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग इज, उस सिचुएशन में दोनों में से उस बंदे को जिसको पैसे मिले, वॉज ही डूइंग अ बिजनेस जो उस टाइम उस माहौल में हैड टेलविंड्स एज अगेंस्ट हेडविंड्स. मतलब टेलविंड्स और हेडविंड्स का डिफरेंस क्या कि भाई उसके पास वो माहौल पुश कर रहा था कि ये धंधा मार्केट में चाहिए लोगों को, ये धंधा मार्केट में बिकेगा, ये धंधा मार्केट में फोमो क्रिएट कर लिया है. तो इन्वेस्टर को भी फोमो हो गया, अरे यार ये तो चीज अब नेक्स्ट चलेगा, अपन इस पे इन्वेस्ट करते, ये मौका है नेक्स्ट हमारा किसी और को किसी और तरीके से बेच के निकलने के लिए. या फिर आपके पास वो धंधा था जो टॉपिकल था ही नहीं, जेनेरिक था, आपको लगा था बहुत आगे जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट टॉपिकल बीट. सो एक टॉपिकल हो सकता है, उस टाइम पे माहौल क्या हो सकता है. दूसरा भाई, when you look at a situation of one versus another, डिस्कवरेबिलिटी बोल के एक चीज है. अब आप सोचो कि आप इन्वेस्टर हो, आपके पास एक सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है,
आपके पास 3-4 ऐसे एग्जाम्पल्स आए जिसमें से एक बंदा आपको बहुत पसंद आया, आपने अपना रिसर्च कर लिया, फॉर सम रीजन वो दूसरा बंदे का आपके पास आया ही नहीं, अब डिस्कवरेबिलिटी में आपके पास आ गया, आपने उसमें पैसे डाल दिए, जब तक ये बंदा डिस्कवर हुआ इस बंदे के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया। कभी ना कभी डिस्कवरेबिलिटी जो होता है उस पर जब कैपिटल आ जाता है दूसरे बंदे के लिए एंट्री लेवल बैरियर बन जाता है, तो देन द इन्वेस्टर एट इंस्टीट्यूशनल लेवल से नहीं यार, आई वुड बेट समवन हु हैज द लॉन्गर रनवे, आई वुड बेट विद समवन जिसके पास ऑलरेडी कैपिटल है, जिसके पास ऑलरेडी डिस्कवरेबिलिटी। थर्ड विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग बात नहीं करते भाई, इज द डिफरेंस बिटवीन द फाउंडर माइंडसेट। अब ये फाउंडर माइंडसेट क्या है? बहुत कुछ हो सकता है। जिस बंदे को पैसे मिले वॉज ही मोर रेजिलियंट इन द बंधन जिसको नहीं मिला? वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ को फाउंडर वर्सेस सोलो फाउंडर? वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन सीइंग कि ये फाइट मार के कुछ भी कर लेगा लेकिन इसमें शायद वो मोटिवेशन नहीं था, या फिर शायद इसमें थोड़ा सा डिली डैलिंग था, इसको देख के लगा था कि शायद ये पूरा चीज़ मैनेज कर पाएगा, इसका टीम स्ट्रक्चर अच्छा है, इसका एसओपीज अच्छा है, इसके एसओपीज कहीं भी नहीं है। So founder mindset is a mixture of multiple things and we can go much more into depth in founder mindset. But founder mindset में बहुत सारे चीज़ें आते हैं which tests and shows an investor कि ये founder क्या होता है investor के? एक घोड़ा है, ये रेस में बंदा घोड़ा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा, या फिर is he going to be a घोड़ा who turns into a गधा over a point of time? तो इन्वेस्टर वही गेज करता रहता है and then mindset creates the differentiator. तो for that reason इवन दो टू पीपल कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, एकदम सेम बैकग्राउंड से, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स के वजह से एक बंदा दूसरे के आगे जा सकता है। इसमें लास्ट एग्जांपल जो लोग बात नहीं करते हैं राज, आई पर्सनली बिलीव अ लॉट इन इट, इज ऑल्सो लक। बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट बिजनेस एट द राइट टाइम, नोइंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो वो जो किस्मत है ना, किस्मत भी बहुत बड़ा खेल खेलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस के वजह से one person might go ahead of the other even though दोनों का शुरुआत सेम था, कैलिब्रेटेड प्लेटफॉर्म सेम था। एक और चीज़ है इसमें मुझे पूछना है, मुझे बताओ ट्रू है कि नहीं है? बताओ। फोमो, तो डू यू थिंक कि अगर फाउंडर स्मार्ट हैं, या मान लो आपने बात करी नॉर्मल फाउंडर भी है, वो आपका घोड़ा नहीं है जो तेज रेस में भागेगा, लेकिन उसके पास 4-5 ऐसे लोग हैं, मे बी लॉयर्स, मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मे बी CAs, मे बी आउटसाइड के कंसल्टेंट्स, मे बी जो फंड रेज में हेल्प करते हैं, या एल्यूमिनाई नेटवर्क, या कोई एंजल, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? ये नेटवर्क्स होते हैं अलग अलग। अगर उसके बाद वो लोग हैं, डू यू थिंक कि वो लोग इतना उसको हेल्प करके फोमो क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स स्टिक टू लॉयर्स, लेट्स से, बिकॉज यू आर वन, नॉन लॉयर एंटरप्रेन्योर फ्रेंड एडवाइजर, राइट? डू यू थिंक कि वो उसकी हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं कि उसके आसपास उसको वो हॉट शॉट बना दे, एंड देन इज एबल टू सिक्योर एटलीस्ट 2-3 राउंड्स, एंड देन उसके आसपास बिजनेस बोलेगा एक टाइम बाद, बट तब तक के लिए 2-3 राउंड उसका वो करवा दे? क्योंकि आई रिमेंबर ये पहले होता था IPO के टाइम पे कि CAs और बिग फर्म्स इतना माहौल बना देती कि पूरा इंडिया खरीद लेता था, बेकार कंपनीज भी, राइट? तो डू यू थिंक कि दिस स्टेज ट्रू इवन विद द लार्ज फंड्स? 50-50. So I'm going to go a little more granular. If you had to compare with old school capital markets, पहले के ज़माने में, यार पहले के ज़माने में information भी उतना नहीं था. A lot of dependency was on L1 banking, merchant banker, क्या बोलता है, किस हिसाब से पैकेज किया जाता है, कुछ भी अगर आप तरीके से पैकेज करो शायद बिक जाता था एक टाइम पे। आज वो ऐसा माहौल नहीं है. Today, consumer, retail, people, you, I, everyone is far more advanced in their information, उनका नॉलेज, उनका अंडरस्टैंडिंग. आज का इंडिया बहुत अलग इंडिया है. At your age, I would have been not half as clear as what you are in your mind. At least आज के डेट पे information is there to understand what is right, what is wrong, to get gauge, even if not understand, to gauge. और वो gauge करके आप 5 लोगों के साथ जाके बात कर सकते हो, भाई ये सही है कि गलत है. So coming back to your question, देखो FOMO ultimately for seasoned investors, business matters. They will look through the FOMO because their FOMO is not about the packaging. Because their FOMO has to be कि भाई कल के डेट पे ये 7 साल चलेगा कि नहीं, जाके एक लेवल में मुझे एग्जिट दे पाएगा कि नहीं. इंडिया में, एंड दिस इंडस्ट्री ऑफ कैपिटल रेजिंग इज वेरी यंग, 15 साल पुराना है सिर्फ इंडिया में. आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 years, 15 years पुराना है ये. When identified form of investment and capital raise आया था,
भाई इंडिया में कैपिटल रेज इज सेलिब्रेटेड, कंपनी ने फंडिंग उठा लिया वो सेलिब्रेटेड है। 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, माय गॉड कैपिटल उठा ली। लेकिन वो 1000 करोड़ उठा के 2000 करोड़ का लॉस चल रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। नोबडी इज टॉकिंग कि भाई एग्जिट कितना दिया आपने, कितने लोगों को कितना मल्टीपल पे एग्जिट गया। वेज एग्जिट इज व्हाट शुड बी ट्रूली सेलिब्रेटेड। बट इंडिया अभी थोड़ा अलग हो गया। ग्लैमर कोशेंट इज ग्रेट, पीआर कोशेंट इज ग्रेट विद फाउंडर्स हु हैव सेलिब्रेटेड बिकॉज दे हैव रेज्ड कैपिटल। सो टू योर क्वेश्चन, डज फैसिलिटेटर्स, आई विल यूज द टर्म, आपने जो जिनके भी नाम लिया, लॉयर बोलो, एडवाइजर बोलो, मेंटोर बोलो, सीए बोलो, टैक्स वाले बोलो, ये सारे फैसिलिटेटर्स हैं आपके। फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, वो आपको बेटर तैयार कर सकते हैं, आपका माइंडसेट बेटर तैयार कर सकते हैं, आपको एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि यस आपके एसओपीज जगह पे है, आपका नॉलेज जगह पे, आपका तरीका सोचना का जगह पे है, आपके तरीके किस हिसाब से सिचुएशन को डील करोगे इस तरीके पे। बट वो आपके धंधा को आपके लिए नहीं बना सकते। बिजनेस हैज टू बी योर बिजनेस। सो फॉर द इन्वेस्टर, इज दैट द कोर रीजन टू मेक अ डिसीजन? आंसर इज नो। बट विल दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट? आपके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनेगा क्या टू से दैट अ गाय, एक इन्वेस्टर के पास ऐसे 2 ऑप्शन है, एक बंदा जिसके पास कोई नहीं है, पूरा कच्चा है, और एक बंदा जिसके पास सब कुछ है लेकिन दोनों का धंधा सिमिलर है, तब चांसेस है कि इसके पास ज्यादा चांस है। लेकिन अगर ये पूरा कच्चा है लेकिन इसका धंधा फिर भी अच्छा है, और इसके पास पूरा आर्मी ऑफ सो कॉल्ड फैसिलिटेटर्स है लेकिन धंधा जीरो है, chances are smart investor will go into that because FOMO at the end of the day is overrated भाई। FOMO आप जिस हिसाब से भी करो, दोनों तरफ से FOMO होता है। I keep saying this, इतने डील्स जो हम करते हैं, डील मेकिंग इज ऑल्सो FOMO, इट्स अबाउट FOMO मैनेजमेंट। फाउंडर का FOMO ज्यादा है या इन्वेस्टर का FOMO ज्यादा है? फाउंडर का FOMO ज्यादा होगा, वो ज्यादा टर्म्स मान लेगा, इन्वेस्टर का FOMO ज्यादा है, वो ज्यादा काइंड बन जाएगा। सो इट्स अबाउट FOMO मैनेजमेंट। द एडवाइजर्स कैन हेल्प इन FOMO मैनेजमेंट बट दे कैनॉट गेट द डील डन अनलेस द बिजनेस इज सॉलिड। कि आप धंधा बनाने पे फोकस करो, धंधा बनाने के कहानी पे फोकस मत करो। जितना आप कहानी में फोकस करोगे, ओवर अ पॉइंट वो धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन जितना आप धंधे पे फोकस करोगे, धंधा ही कहानी बन जाएगा। बट देयर आर सो मेनी बिजनेसेस नाउ दैट आई, मतलब वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स सिंस चाइल्डहुड इज कि वेयर डू पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी। मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ सुपर मार्केट्स में जाके, रास्ते में लोगों से बात करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बात करता हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता है लोगों से बात करने में। बहुत सारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ मैंने बना रखी, उनमें हूँ कि लोग अपना टाइम और पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं। दैट वाज बीन अ हॉबी। एंड नाउ उसके अलावा अब जो सेकेंड हॉबी पिछले लास्ट 2.5 साल में, बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड द मिशन कि हमें बहुत लीडर्स और बनाने हैं, हमें एक बेटर लीडर बनना है, इंडिया में कुछ काम करना है, इन सब की वजह से एक मैं बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट कर दी कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस के सक्सेस पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड आई हैव आइडेंटिफाइड कि इक्वली, ओके, एंड यू वुड अग्री टू दिस एंड लॉट ऑफ पीपल वुड अग्री टू दिस, देयर आर इतने सारे बिजनेसेस हैं जो 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ खर्चा करते गए, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करी, ग्रो, वो मार्केट में इतने बड़े बन गए और उसके बाद उनका बिजनेस बनना स्टार्ट हुआ। मतलब डे 1 से अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो वो अप्रोच वैसी लेनी पड़ेगी, बट फिर आप डे 1 से क्लियर लो, दोनों जगह डैबल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। कि आप 2 पैर पे नाव रख के नहीं चल सकते। हाँ, मैं 2 नाव पे पैर रख के, 2 नाव पे रख के आप नहीं चल सकते। यू हैव टू हैव, आपका जो थॉट है ना, लाइक यू ब्यूटीफुली सेड, यू हैव टू बी क्लियर कि एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। एग्जैक्टली। मतलब आई हैव सीन इनफैक्ट बड़े से बड़ी कंपनीज भी लोग बात करते हैं कि टाटा कितना प्रॉफिटेबल है, टाटा ने जूडियो जो बनाया, सब बात करते हैं, राइट, जूडियो डे 1 पे नहीं था प्रॉफिटेबल, बहुत इन्वेस्टमेंट डाले। अब वो इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस नहीं कैपेक्स बोलते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है। हम छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो कैपेक्स भी एक्सपेंडिचर होता है, पैसे। एक्स इज एक्स बॉस। हाँ, एक्स इज एक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की, मतलब अगर आप एक दुकान खोलते हो बड़ी सी और दुकान में पैसा लगाते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज उनको मानती है कि वो एसेट है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं है। कि दुकान खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए लग गए तो, राइट, अब 100 करोड़ भी तो लगाते ही है। बिल्कुल। सो टाटा जैसी कंपनीज भी सालों साल तक ये करती है। यूनिचार्म जैसी कंपनीज बाहर से आती है, जो मैमी पोको पैंस इंडिया की नंबर 1 बन गई। दैट्स अ कंज्यूमर बिजनेस जिसमें लोग बोलते हैं डे 1 से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, 6 साल तक पैसे लगाती है। केलॉग्स का स्टोरी ले लो। केलॉग्स 11 साल तक सिर्फ फ्री में उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स खिलाए स्कूलों में, खर्चा करते गए। एंड रिलायंस की आप बात करते हो, राइट, जियो इज अनदर एग्जांपल कि बहुत स्टार्टिंग में पैसे लगाओ। तो
ऐसा कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, टेलीकॉम हो या टेक हो, कंज्यूमर हो, डे टू डे बिजनेस हो, सब में डे वन से आप प्रॉफिटेबल भी रह सकते हो और आप बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हो, और डे वन से लेके 10 साल तक आप प्रॉफिटेबल ना रह के खतरनाक पैसा लगा एक्सपैंड करके भी आप बहुत बड़ा आउटकम निकाल सकते हो। बिल्कुल। इट्स जस्ट आपको कौन सा तरीका आता है, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सा तरीका आप बेटर तरीके से कर सकते हो, उस पर क्लियर रहो, दोनों में बनते हैं। I want to give you one more perspective of this. आपने जितने भी नाम लिए, right? Whether it's Kellogg's, whether it is, Tata's, whether it's Aditya Birla, there are a lot of new age businesses that have been created by. If you see the ability to invest constantly in a new age business which is not profitable on day one is also because कि उनके पास profitable businesses इतने सारे थे. Agreed. द कंपैरेटिव एनालॉजी, जो आपको थोड़ा सा अलग एनालॉजी देखना है, कि ये सारे जो है बहुत बड़े बिजनेस हाउसेस थे जो आज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दे कैन अफोर्ड टू पंप देयर ओन मनी टू मेक देयर सो कॉल्ड स्टार्टअप बिजनेस थ्राइव. ट्रू. अब प्रोबेबिलिटी रेशियो में जाओ, एक अनोखा यंग बंदा खुद का एक धंधा शुरू कर रहा है, उसके पास ऐसा लेवल ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं है. बट तभी तो VCs एग्जिस्ट. करेक्ट. नाउ व्हाट इज डिफरेंस? विद द VC money there is external capital coming in with the pressure that is coming in. With your own capital coming from your own parent, pressures are much lesser. So what I want to outline here for your audience is कि ये mindset को भी आपको calibrate करना पड़ेगा. You can't have the same mindset thinking कि external पैसा लेके मैं एक टाटा का subsidiary की तरह चलूंगा, because यहाँ पे pressure on return, pressure on exit, pressure on performance is going to be far higher. But that's the, मतलब आई फील कि ये प्राइस तुम पे करते हो, तुम अगर प्रिविलेज से नहीं आते हो तो Absolutely. वो तो देना ही है. Absolutely. तो या तो तुम ये डिसाइड करो कि यार मैं हमेशा एक छोटे कुएं में छोटा मेंढक ही रहूंगा और ऐसे ही रहूंगा और मैं कभी जंप मारने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे को आराम बड़ी जिंदगी चाहिए. Correct. या तुम्हें लगता है कि यार मेरे सपने बड़े हैं, मुझे तो इस कुएं से बाहर जाना है, दुनिया देखनी है, बहुत बड़ा करना है, ठीक है, और तुम प्रिविलेज भी नहीं हो ना, तुम्हारे पास टाटा बिरला सी बैकिंग है, तो अगर कोई बाहर वाला तुम्हें पैसे दे रहा है और वो बोल रहा है कि भाई 10 साल की जगह 3 साल में होना चाहिए, तो तुम्हें रिस्क लेने के लिए and not only risk, रेडी होना चाहिए. एक तो रिस्क रेडी होना चाहिए, दूसरा तुम्हें उस आग से सींच के कुंदन बनने के लिए भी रेडी होना चाहिए. हाँ, मतलब यू शुड बी रेडी कि मैं ये Correct. प्रेशर पे ऐसी जिंदगी में ऐसे हासिल करके रह सकता हूँ. बट वो तो प्राइस तुम्हें पे कर. अगर तुम चाह रहे हो कि किसी इंसान ने, ठीक है, 100 साल लगा दिए या 40 साल लगा दिए और फिर वो 1000 करोड़ का बिजनेस बना रहा है नया, और तुम चाह रहे हो कि 10 साल में तुम कर दो, एक ही जिंदगी में तुम्हारे बाप दादा ने कुछ नहीं किया, तो वो तो प्राइस पे करना पड़ेगा. Absolutely. And there's nothing wrong. There's nothing wrong in it. It's a price of ambition that people It's have a to price pay. of ambition, and also the price at the end of the day in terms of building something on your own. See, startup किस चीज के लिए लड़ रहा है? Against the big boys. You're fighting with lesser resources, lesser capital, lesser time. ये तीन जो मेन चीज है एक धंधा बनाने के लिए आपके पास नहीं है. Yep. So the only way you can disrupt is when you have that mindset. That's why I say founder mindset is everything. देखो कैपिटल तो फिर भी आ जाएगा, और हमारे पास बहुत कहानियां जहां पे कैपिटल बहुत आए लेकिन धंधा खत्म हो गया. Yep. बट इकोसिस्टम को बचा के रखने के लिए यू हैव टू हैव मोर पॉजिटिव स्टोरीज देन नेगेटिव स्टोरीज. इंडिया इज जस्ट इवॉल्विंग आज. Yep. अभी तो शुरू हुआ है भाई, अगले 20 साल में तुम देखो इंडिया कहां तक कहां जाए. बट फॉर इंडिया टू रीच देयर द पॉजिटिव स्टोरीज हैव टू बी सेलिब्रेटेड, वो विच मीन्स वो फाउंडर माइंडसेट आना चाहिए. एंड आई कीप सेइंग दिस भाई. अब आप एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लो. आप बैंक से लोन लेते हो, प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ दैट लोन का डिफॉल्ट जनरली लो होता है या हाई होता है? लो होता है. बहुत. क्यों? कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि उस लोन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कोलैटरल जुड़ा हुआ है. तो आपकी फटती है यार, घर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, बाइक चली जाएगी, बिकॉज एक कोलैटरल है. आपका माइंडसेट में क्या, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ हसल लगा के वो EMI तो दे दूं मैं. इक्विटी में डिफॉल्ट रेट ज्यादा क्यों हो रहे? बिकॉज कोई कोलैटरल नहीं. इट्स अ बिजनेस रिस्क, and you're taking that business risk, and investors taking that business risk. But what is the mind shifter? Can the founder start thinking to treat equity like debt in his mind? If he can compartment his mind and say ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसी और का है, मुझे धंधे के लिए यूज करना है, अपने बिजनेस क्लास के लिए नहीं यूज करना है, अपने प्राइवेट जेट के लिए नहीं यूज करना है, अपने BMW बाइक के लिए नहीं यूज करना है. When that starts happening, the ecosystem will just get better and better. Yeah. That's true. That's
that's the truth of the matter. That is the truth of the matter. Because I tell you, पर है ना, I think हमारा ecosystem भी, I can say this because like I don't want to sound any wise or anything कि भाई मेरे को बहुत समझता है या कुछ नहीं, but मैं भी बच्चा हूँ, naive हूँ, I'm trying to understand something. I'll tell you very clear, क्योंकि मैंने business किया है and 2-3 बार मैं fail हुआ हूँ और 2-3 बार बनाया है, मेरे लिए I treat equity also as liability. Correct. क्योंकि मेरे लिए liability more than collateral is time. और ये यूजुअली आप देखोगे तो बाहर जहाँ पे मेच्योर इकोसिस्टम है वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, राइट? बट दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर लूजिंग एज यंग पीपल, कि अगर मैं एक बिजनेस में जा रहा हूँ और 3 साल में पैसे खर्चा कर रहा हूँ और किसी इन्वेस्टर के साथ लगा रहा हूँ, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं बनता है, तो टाइम मेरा सबसे बड़ा कोलैटरल है, ये सबसे बड़ा लूज कर रहा हूँ मैं, बाकी सब आ जाएगा, ये नहीं आने वाले मेरे 5 साल, क्योंकि कितना भी कर लूँ मैं, इलॉन मस्क का भी अगर मुझ में पोटेंशियल हो तो अगर मैं 40 के बाद स्टार्ट करूंगा तो मेरा कम छोटा इलॉन मस्क बनेगा, वर्सेस 25 में स्टार्ट करूंगा तो मैं बड़ा इलॉन मस्क बनेगा. करेक्ट. सो दैट्स द, आई थिंक टाइम इज ऑल्सो कोलैटरल दैट यू डू एट अ वेरी यंग एज. तुमको बहुत सारे चीज होती है. बट ऑल्सो दिस इज अ मैटर ऑफ बैकग्राउंड. योर बैकग्राउंड गिव यू दैट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू हैड एक्सपोजर. लॉट ऑफ यंग पीपल डोंट हैव दैट बैकग्राउंड एंड एक्सपोजर. उनको लगता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट ग्लैमर. Entrepreneurship is about, creating that FOMO, about that PR. यार मेरा तस्वीर आ गया, मैं इसके 40 under 40, 30 under 30, 25 under 25, पता नहीं कितने सारे ये सारे अंडर्स आ गए, सब में मैं फीचर हो रहा हूँ. Very few people have the maturity, because when you come from a background to see hardship and then success in a business, you realize the value of various things. Currency of trust, currency of time, currency of growth. ये तीनों चीज को मैटर करता है. So true. Let's pick up on few of the people. Those are interesting people and worked with. Physics वाला. Yeah. Alak and Pratik. Rage. Yeah. Physics वाला की क्या ऐसी खासियत है वो एकदम से रेज क्यों बने? क्योंकि I'll tell you what was really surprising. I think सबको surprising लगा था. शायद प्रॉफिट था उनका 2-3 करोड़ रुपए उस टाइम पे, राइट? और उन्होंने रेज करा अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 8,000 करोड़. तो क्या था ऐसा उनमें कि 8,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिली उन्हें, और शायद 1,000 करोड़ रेस करे, 900 करोड़ रेस करे, समथिंग लाइक दैट. पहले राउंड की बात करो, उसके बाद तो काफी कुछ हो गया. हाँ, मतलब पहले राउंड पे जहाँ पे उन्होंने एकदम अनाउंस किया कि हम $1 बिलियन कंपनी है, डे 1 पे उन्होंने जब पैसा रेस किया तब 900 करोड़ या 1,000 करोड़ उन्होंने पैसा उठाया और बोला कि हम 8,000 करोड़ की कंपनी है. थोड़ा सा डाइल्यूट किया, जो कि फाउंडर और इन्वेस्टर मेट्रिक से बहुत कम था, मार्केट मेट्रिक से बहुत कम था, प्रॉफिट्स बहुत कम थे, रेवेन्यूज बहुत कम थे, फिर भी इतना बड़ा किया. डेफिनेटली उनकी लॉयल्टी, फैंडम, गुडविल वो सब प्ले करता है. बट व्हाट डू यू फील कि उनमें अलग क्या था जिसकी वजह से फिजिक्स वाला एकदम से ऐसा डिफरेंशिएटर क्या था कि वो आउटलायर बन गया इंडिया में? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया. यू स्टार्टेड बाय सेइंग प्रॉफिट. आप पहले चीज ये बताओ कि उस सेक्टर में उस टाइम पे कौन सा दूसरा कंपनी था जो प्रॉफिटेबल था? सी, अलक एंड प्रतीक का कॉम्बिनेशन जो है ना, इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन. क्या है प्रतीक एंड अलक का कॉम्बिनेशन? यार इट्स वन. एक तो यार जमीन से जुड़े हुए इंसान है. अलक इज समवन हु इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्वेयर बाय हिम. उसका एक अलग रुतबा, अलग जज्बा, एक अलग शिद्दत, एक अलग जुनून है जब वो बच्चों के साथ है. प्रतीक इज अ फैंटास्टिक बिजनेस पर्सन. उसको पता है कि यार धंधे का नुआंस कैसे होता है, उसको पता है किस हिसाब से कौन सा मैट्रिक्स काम करेगा, किस हिसाब से किस तरीके से धंधा बढ़ा सकते हैं. अब तुम सोचो, एक बंदे का क्रिएटिव माइंडसेट, एक बंदे का बिजनेस माइंडसेट को जब तुम कंबाइन करो, यू आर कंबाइनिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स. सो फॉर मी, आई थिंक credit can't be given to only one person in a journey. It is always co-founders and the team. The team is also phenomenal. But for me, I think the biggest differentiator, bhai, is when you're so good at something, but you also know your intent is to ensure that education is distributed and granted in the cheapest form possible for those people, taking into consideration कि भाई कल के डेट पे धंधा भी बनाना है, as against कि आप ऐसे धंधा बना रहे हो जहां पे आप सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा जला रहे हो. सो आई थिंक जो आपने बोला कि इन्वेस्टर ने क्या देखा, आई थिंक इन्वेस्टर ने 3 चीज देखा उनके लिए: द फाउंडर केमिस्ट्री, द फाउंडर माइंडसेट, एंड द पोटेंशियल विच इज जेन्युइन, पोटेंशियल विच इज नॉट
on a business plan. So real time basis. So I think to a great extent those aspects create these kind of disruptors. Let's pick up on Sugar. Sugar Cosmetics and Vinita आपके one of the closest clients रह चुके हैं, right? And Kaushik, Vinita and Kaushik, both of them आपके साथ clients हैं बहुत time से. And amazing people. उनके बारे में क्या खासियत है? What do you think Sugar Cosmetics का क्या different है? क्योंकि Sugar Cosmetics एक ऐसी कैटेगरी में है जो बहुत टफ है. मतलब ब्यूटी जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और वो ना प्रीमियम गेम खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा. दे आर इन द मार्केट राइट एट द नेक ऑफ जहाँ पे बहुत लार्ज बड़ी कंपनीज जहाँ पे कम्पीट करी है वो वहीं कम्पीट कर रहे हैं. शुगर इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनीज जिसने एक्चुअली लार्ज कंपनीज को डराया है कि भाई हम में पोटेंशियल है, हम बड़े बन सकते हैं. दैट्स द रियलिटी, राइट? मतलब उनमें देव एक्चुअली मेड, उन्होंने नाम बना दिया इंडिया में कि no doubt क्या है कैसा है. दैट्स एंड इट्स एब्सोल्युटली बैंगर कि तुम कैसे एक बहुत एक्सट्रीमली कंपेटिटिव स्पेस में कर सकते हो. वो बहुत किलर है. तो उन्होंने क्या किया है आई डोंट नो, बट massive respect for them. Yeah, massive. In fact, look at it this way, right? There was only Lakme, Maybelline and Revlon. Now think of the fourth brand. The only fourth brand that you'll recollect is Sugar. The biggest differentiator for both of them is to ask you what your question was. उन्होंने अलग क्या किया? They had the audacity and the guts. उनमें हिम्मत थी अलग सोचने के लिए. उनमें हिम्मत थी अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए. उनमें हिम्मत थी एक अलग तरीके से खेल को खेलने के लिए. To be able to build a brand. अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना भाई, अब ब्रांड जितना भी पंप इन कर दो, बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं बनेगा. प्रोडक्ट हैज टू प्ले विद द ब्रांड. एंड आई थिंक देयर यूएसपी इज एज को फाउंडर्स, they are brilliant in their verticals. Their division of roles, their division of things, that the way they build it out, the way the brand and the product is integrated together, to my mind, I think they do a fab job about it. Most importantly, if you ask me, in spite of all the recent recognition in terms of celebrityhood or whatever you may call it, I think heart of heart, if you see, they're so grounded people. Like aap socho to what extent their character must have been, and this is something which I personally know, and they've spoken in several occasions as well, right? For an investor to put in their personal money when the fund investment was not possible anymore, to say कि जाके ये पैसे ले, लोन दे रहे, जाके वो माल खरीद के बेच. Imagine the character that they would have shown in front of the investors to have that trust and faith. So there was a situation in their journey when they did not have the money to procure an MOQ order. Wait, क्या? Okay, explain. आराम वापस में समझाओ. So एक situation था, and they have spoken about it publicly, therefore I can speak about it. क्या situation थी? They did not have enough money to give as minimum payment for ordering a quantity of saman which was supposed to come. मतलब विनीता, शुगर कॉस्मेटिक्स एंड कौशिक के पास पैसे नहीं थे. That time it was minimum order quantity in the early stages of their journey. India Quotient went ahead and put the founders or the partners of India Quotient, loaned them personal money out of their own funds as partners funds, saying कि go get that order. और वहाँ से their trajectory has just seen a crazy curve. But forget that. Think of what I'm trying to say. For investors to turn around and take a personal call on founders, what does that show? That shows the character of the founders. That shows कि वो founder mindset किस level का है, किस तरीके से चीज़ें बन सकता है, किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो. So when you ask me what is the speciality or the differentiator for them, again it comes down to founder mindset, bro. The more time you spend with them, and you know them personally as well, the more time you spend with them, you'll realize that these kind of people are super achievers. These kind of people are out of the ordinary achievers. But in spite of that, they are grounded, they are real. And realism is what matters. एक quality बताओ. विनीता from Sugar Cosmetics की क्या quality है सबसे best? And Kaushik from Sugar Cosmetics, उसकी सबसे best quality क्या है? Very difficult, यार. What do you think? Out of 10,000 के qualities सबसे अच्छी आपको क्या लगती है? या एक highlight कर दो. I think for Vinita, the biggest quality that I like about her is her spirit in life of never say die, never give up, constantly endeavor, along with the grounded humility. So for me, I really like that about her. Kaushik, of course, is a bro, yeah, so I like everything about him. But I think he has a fantastic mindset.
his analytical skill sets are amazing. His problem solving outlook is amazing. He always looks at and every time I've seen, when even if chips are down, he will only look at the absolute optimistic element around it. So his overt optimism, which again, as founders, I think we all have to be eternally optimist, otherwise we can't survive. हम बच नहीं सकते जब तक हमारा mindset में नहीं है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, किसी ना किसी के आगे बढ़ सकते हैं. So I think that eternal optimism mindset जो उसका है, I love that bit about him also. And he is again a very helpful person. If you reach out to him, I know so many people who've reached out. He will never say no in terms of trying to help, in terms of advice, mindset, space, कुछ भी बोल लो. One interesting company, this is the last company I want to talk about, and then I'll move to another section, is Plix. The darling of the D2C space currently. Yes. क्या किया ऐसा उन्होंने, which यार तो one of the biggest exits. Okay, so give you background. Plix एक कंपनी है जिसको मैरिको ने रिसेंटली एक्वायर किया है. मैरिको जो पैराशूट ऑयल बनाते हैं, उन्होंने एक D2C कंपनी प्लिक्स जो है उसको एक्वायर किया एट कितनी वैल्यूएशन? अब 500 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन पे उस कंपनी को खरीदा. ये इंडियन D2C में आई थिंक सबसे बड़ा एग्जिट है कैरेटलिन के बाद. कैरेटलिन इज ब्यूटी, मतलब ये मान लो कि अपन Mithun story is slightly different, and Akash and Rishabh story is slightly different. So FMCG सेक्टर में सबसे बड़ा एग्जिट अभी इंडिया को स्टार्टअप वर्ल्ड में प्लिक्स का मिला है, 500 करोड़ से ऊपर. Right. As per public knowledge. As per public. I will only go with that. Okay. Sorry sir. यहाँ पे थोड़ा सा lawyer वाला ऐड करना पड़ेगा. As per public knowledge. तो प्लिक्स ने क्या, प्लिक्स की स्टोरी बताओ मुझे कि क्या था, क्या उन्होंने ऐसा बनाया जो मैरिको को लगा कि यार हम नहीं बना सकते, 500 करोड़ दे दो, ज़्यादा सस्ता लग रहा है. बिकॉज दैट्स एसेंशियली द आइडिया, राइट? कोई भी एक बड़ा प्लेयर वो कोई एक छोटे प्लेयर को क्यों खरीदता है? उसे लगता है कि मैं अगर बनाने जाऊंगा तो मुझे 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगेगा इसको बनाने में, इससे बेटर कि इसी को 500 करोड़ में खरीद लेता हूँ. See, I think इसमें ना, it's obviously Akash and Rishabh can speak much better on this अगर आप उनसे बात करो, but मेरे हिसाब से what I saw, the USP was the consumer catch, the consumer pull, the consumer loyalty. The fact that suddenly I realized during the deal, it was so funny कि during the deal मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं जो प्लिक्स के कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, and they were super excited suddenly to realize that we are doing the Plix transaction. So for me, I realized that inherently उनका business में the consumer pull and the loyalty is very high. Okay. Inherently it's a business which is growing, inherently a business which is profitable. I think a lot of these would be attraction points for a large player at the size of what the acquirer is, to get reasons to say that this is what would make sense as an acquisition. Coming back to again more than just the business, I think also they really loved the way the founders were building the business, the way the mindset of the founders were. They're very frugal, right? In terms of their mindset, they were very frugal. They're very, very frugal in terms of CAC, in terms of cost, in terms of allocation. The whole thought process कि अगर मैं ₹1 खर्चा करूँगा और मैं उसमें से ₹5 का worth निकालूंगा. That mindset of frugality is also very important. And I think they did a brilliant job there. And as a result, the investors also got some phenomenal returns. I can't give out multiples, but far higher than what normal market multiples would be. कहाँ पर फाउंडर्स की लग जाती है? मतलब शुरुआत से अंत तक. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ ज़्यादा कि इन्वेस्टर्स कैसे फंसा सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को, क्या क्या एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम कि मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं स्पेशली इंडिया में लोगों को ध्यान रखना चाहिए. इन्वेस्टर्स शुड नॉट टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब ये बहुत गहराई वाला पॉइंट है, बट आप देखोगे खुद फाउंडर जब शुरू करता है, मेजॉरिटी होल्डर फाउंडर होता है. ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम जितना फाउंडर कैपिटल रेस करता जाएगा, जितना लिक्विडिटी आता जाएगा, फाउंडर का स्किन इन द गेम घटता जाता है. Yep. एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा राज वेयर द फाउंडर इज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर. खुद के ही कंपनी में वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा. सडनली देखोगे इन्वेस्टर्स आर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स. बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि द मोमेंट द फाउंडर इज माइनॉरिटी, ही शुड हैव फाउंडर अफर्मेटिव वोट आइटम्स, फाउंडर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन आइटम्स. फाउंडर के हिसाब से क्या हो सकता है, बिकॉज
द डे अ फाउंडर इज लेस देन 25% भाई, वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी ब्लॉक नहीं कर सकता. सो कल रिमेनिंग इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड एंड सेल द कंपनी. रिमेनिंग इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड टू रेज कैपिटल, पुट इन मोर मनी, डाइल्यूट द फाउंडर, बिकॉज दो सिचुएशंस दे कैन ओनली टेक जब धंधा सही तरीके से नहीं जा रहा है. मोस्ट पीपल बोलेगा फाउंडर ही चला रहा है, चाबी तो उसके पास है, इन्वेस्टर क्यों करेगा. वाई यू आस्किंग दिस? यू आस्किंग दिस कि फाउंडर की कब लग गई है, विच मीन्स इट्स नॉट द बेस्ट केस सिचुएशन, इट इज अ वर्स्ट केस सिचुएशन. सो उस सिचुएशन में दीज काइंड ऑफ थिंग्स मैटर कि आपके फाउंडर के माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है कि नहीं, फाउंडर के परमिशन के बिना में XYZ नहीं हो सकता, कैपिटल रेज नहीं हो सकता, कंपनी बेचा नहीं जा सकता, मर्जर नहीं हो सकता, किसी और के साथ कंसोलिडेशन नहीं किया जा सकता. वो सारे चीज़ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए. तो ये अगर हम जाएंगे एज आई सेड, लगने के लिए तो बहुत जगह लगने के लिए है, पर मोटा मोटा फाउंडर को तीन चीज़ प्रोटेक्ट करना चाहिए. खुद का पर्सनल लायबिलिटी बाहर रखो, इंश्योर करो कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा लिक्विडेशन प्रेफरेंस मैथ ऐसा हो कि जितना बंदे ने पैसा डाला है उतना ही वो लेके जाए, उससे ज़्यादा ना लेके जाए क्योंकि तुम्हारे पॉकेट से जाएगा. तीसरा, कंपनी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए जब तक तुम नहीं अग्री कर रहे हो बेचने के लिए किसी के साथ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिजनेस दैट यू आर बिल्डिंग. इन्वेस्टर एक बिजनेस रिस्क ले रहा है. जब तक आप सही तरीके से चीज़ें करके धंधा वॉट एवर रीजन नहीं बना पाए, यू शुड नॉट बी पीनलाइज्ड ओवर एंड अबव व्हाट द नॉर्म इज. इंटरेस्टिंग. इंडिया में लॉ की रियलिटी है, सब बहुत बड़ा एक होक्स है क्या लॉयर बनना है, लॉयर बनना है, लॉयर बन के ये होगा वो होगा, सूट्स लोग देखते हैं, हार्वी स्पेक्टर वाली जिंदगी होगी, क्या बढ़िया चलेगी जिंदगी, राइट. एक मेरे को एक मिथ बस करो, एक एवरेज लॉयर इंडिया में कितना कमाता है? डिपेंड करता है कौन सा प्रैक्टिस हो लॉ में. कोई भी, मतलब एक एवरेज मान लो ओवरऑल लॉयर, मतलब क्योंकि नहीं कर सकते. ओके, तो अलग अलग लॉयर्स कितने, 3 टाइप के लॉयर मेजरली होते हैं. हाँ, मतलब मैं थोड़ा ब्रॉड बेस. हाँ, ब्रॉड बेस बताओ कितने टाइप के लॉयर होते हैं. कॉर्पोरेट लॉयर जो आप जिसमें आते हो एक. हाँ, मतलब मैं ट्रांजिशन कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, ओरिजिनली मैं लिटिगेटर था. हाँ, ओके, ठीक है. लिटिगेशन इज कोर्ट प्रैक्टिस, तारीख पे तारीख, वो वाला हो गया आपका. तीसरा हो गया थोड़ा रेगुलेटरी लॉयर, कि भाई वो रेगुलेटरी सर्विसेज के हिसाब से बात कर रहा है, जनरली आपसे भी बोल लो, कोई और रेगुलेटरी बोल रहे हो, वो हो गया. और चौथा आप बोल रहे हो कि भाई एक बहुत स्पेशलाइज्ड कोई लॉयर हो, मतलब बहुत ही नीश प्रैक्टिस में हो जा रहा है, कंपटीशन लॉ में चला गया, या वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ शिपिंग और मैरिटाइम. एक मैंने एक सुना था लॉयर एक है यूएस में, बताओ कि वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए लॉयर है, मेडिकल नेग्लिजेंस लॉयर, कि किसी डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया तो डॉक्टर को बचाता है, उसका स्पेशलाइज्ड फील्ड है, वो बहुत पैसे कमाते हैं. दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स इन न्यूयॉर्क. एब्सोल्युटली. सो अभी थोड़ा सा हम इसको ये ब्रॉड बेस करते हैं भाई. द लॉ in India, unfortunately, is a domain where it's like dynasty. मतलब अगर आप लिटिगेशन में देखोगे, जनरली मोस्टली सीनियर काउंसिल्स जो है बहुत सालों से वो सीनियर काउंसिल्स है, वो सीनियर काउंसिल्स चलते रहते हैं. तो उसमें जेस्टेशन पीरियड आपका बहुत लंबा है. उसमें बंदा जब शुरू करता है सैलरी बहुत कम होता है, आज के डेट में भी कम है. मैं जब शुरू किया था मैंने 1500 रुपये पगार से शुरू किया था, और उसमें भी एक बहुत बड़ा था कि तेरे को पैसे मिल रहे हैं, मतलब द फैक्ट दैट यू गेटिंग पेड इन लिटिगेशन वाज अ बिग थिंग. कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा बेहतर हो गया. कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप देखोगे बड़े लॉ फर्म्स को छोड़ दो, बिकॉज उनके पास भी जनरेशन बेनिफिट है कि भाई वो 3 जनरेशन 4 जनरेशन 100-125 साल से चले जा रहे हैं वो लोग, तो उसके पास डीप पॉकेट्स. बट कॉर्पोरेट लॉ एट एन एवरेज इज गोइंग टू बी फार बेटर देन लिटिगेशन इन द इमीडिएट फोरम ऑफ पेइंग. अब आप माइंडसेट के हिसाब से कितने रुपए मिलते हैं लॉयर? यार पकड़ लो, शुरुआत अगर आप करोगे बेसिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप 50 से 60 हज़ार रुपये महीने से शुरू करोगे, okay, which is not bad at all because you're starting and the curve grows on. Now, for someone from 50,000 rupees to go up to 5 lakh rupees is a journey which can get completed, चाहे वो 4 साल में हो, चाहे वो 8 साल में हो, डिपेंडिंग ऑन उसका खुद का क्या ग्रोथ है. okay. और अच्छा, टॉप लॉयर कितना कमाता होगा इंडिया में, कॉर्पोरेट लॉयर? यार टॉप लॉयर टू रीच लाइक, मतलब स्टार्टिंग में अगर आप बोलोगे, स्टार्टिंग में मतलब टॉप फर्म्स में एटलीस्ट अभी का तो रेट के हिसाब से अगर आप देखोगे, बैंड्स जो होते हैं वुड बी अबाउट मे बी $1,25,000 टू स्टार्ट विद. ओके. एंड जो अपनी जो स्टार बन जाते हैं 10, 12, 15 साल करने के बाद, उनका क्या पोटेंशियल होता है? यार काफ़ी होता है.
जो भी अंदाज है, वो थॉट प्रोसेस 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख पर मंथ कि 1 करोड़ पर मंथ? नहीं उतना तो नहीं होता ये, बट इफ यू आर अ स्टार परफॉर्मर, अगेन यू कैन मतलब वो थोड़ा डेफिनेशन स्टार का बहुत डिसेप्टिव है कि बट आप सिर्फ पैसे अगर देख रहे हो तो मतलब आज से 8 साल पहले जब मैं छोड़ के अपना खुद का धंधा शुरू किया था, आई वॉज ड्रॉइंग एन 8 फिगर सैलरी। सो आप पकड़ सकते हो कि भाई 8 साल पहले अगर 8 फिगर कर रहा तो वो 8 फिगर में ही कहीं ना कहीं होगा। तो बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दैट काइंड ऑफ लेवल, दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। लिटिगेशन में यू कैन गो अप टू इवन बेटर, इवन बिगर, डिपेंडिंग कि आप वो सीनियर काउंसिल लेवल पे पहुंच गए कि नहीं। और लाइफ कितनी हार्वी स्पेक्टर टाइप होती है इधर? कुछ भी नहीं होती। कोई बड़े सिर्फ ऑफिसेज नहीं होते आपके? मैनहट्टन जैसे पेंट हाउसेज ऑफिसेज नहीं है नार्बन पॉइंट में? होते हैं, बट अगेन अगर आप अगर सपोज करो यू आर द ग्रैंडसन हु इज डूइंग द बिजनेस, तो भाई आप कहीं पे भी ऑफिस ले सकते हो। अच्छा, तो आप अगर मेरे जैसे इंस्पेक्टर लिट के नाम से आए हो तो वैसे हो सकता है। मेरे जैसे अगर आप नॉन लॉयर बैकग्राउंड जमीन से आते हो तो हाँ, अगर 400 स्क्वायर फीट का ऑफिस को आज हमने 7000 स्क्वायर फीट बना लिया है तो ठीक ही है यार, वो भी अच्छा है। बट स्काई इज द लिमिट इफ इन एनी बिजनेस, नॉट जस्ट लॉ, स्काई इज द लिमिट इन एनी बिजनेस। लॉ में यू हैव टू बी पेशेंट। इतने फाउंडर से बात करते हो, इतने सेक्टर्स में डील करते हो, आपको क्या लगता है कि इंडिया में सब अब अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी कौन से सेक्टर में? पर्सनली आई थिंक एग्री इज गोइंग टू बी वेरी बिग। आई थिंक जहाँ पे सब ये फाउंडर्स अगर देख रहे हैं और जो भी बिजनेस करना चाहता है, जो भी जॉब में भी वो देखना चाह रहे हैं या किसी ऐसी कंपनी में वो जुड़े हैं जहाँ पे उनके पोटेंशियल बहुत स्कोप हाई होगा, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लगता है? आई थिंक एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सेक्टर्स है, बहुत सारा काम हो सकता है उसमें। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन हमारे कंट्री का, तो एग्री टेक रिलेटेड काम में बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबिलिटी एंसिलरी, बैटरीज जो है उसमें काफ़ी काम हो सकता है, उसमें बहुत काम होगा आगे जाके। बहुत सारा क्लाइमेट और डीप टेक लेके काम होगा। लॉट ऑफ न्यू फंड्स आर कमिंग इन जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग। एंड द लास्ट विच इज़ माई फेवरेट सेक्टर, and I love the sector not because of the glamour. I love the sector just because it's so tangible, you can feel and you can see क्या हो रहा है, is the consumer sector. And मेरे लिए I think India में disposable income बढ़ता जाएगा, India में एक pride of made in India बढ़ता जाएगा, India में that thought process कि मुझे Indian चीज़, Indian founder का कुछ बनाया हुआ चीज़ चाहिए, वो जो इमोशन है वो बढ़ता जाएगा। सो आई थिंक कंज्यूमर तो यार अभी शुरू हुआ है, मतलब बहुत कुछ होने वाला है कंज्यूमर में। ओल्ड स्कूल कंज्यूमर, D2C, हाइब्रिड, हाउस ऑफ ब्रांड्स, 25 चीज़ आने वाला है, 25 चीज़, एंड इट्स गोना बी वेरी बिग भाई, बहुत बड़ा होने वाला है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। इंटरेस्टिंग। कंज्यूमर बिजनेसेस, आई एम ऑल अप फॉर इट। व्हाट अ प्लेजर मैन। थैंक यू। फाइनली थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें बताओ कि इस तरीके के और एपिसोड्स आपको देखने हैं कि नहीं देखने हैं, ताकि हम आपके लिए बेहतर गेस्ट ला पाएँ और उन गेस्ट से बेहतर क्वेश्चंस पूछ पाएँ। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट। एंड बिफोर यू गो, यू नो दैट ये एपिसोड किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इस कॉन्वर्जेशन से एक पॉजिटिव चेंज आएगा। थैंक यू सो मच।